हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमार आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखो, इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान भी आप लोगों के पास कंटिन्यू जनरल साइंस, रीजनिंग और जीके के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन सारे वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि आप यदि आधा देख करके छोड़ देंगे तो नेक्स्ट जो वीडियो आपके सामने आएगा उसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप कंटिन्यू सारे वीडियो को कंप्लीट देखें, और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको इन वीडियो में मिलती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर के आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम और भी आपकी स्टडी को अच्छा अंजाम दे सकते हैं। एक विशेष बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस श्री श्याम क्लासेस के साथ साथ मैंने मेरा अपना खुद का चैनल HR स्टडी पॉइंट के नाम से बना रखा है। लंबे टाइम तक जनरल साइंस के अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही श्री श्याम क्लासेज के इस चैनल पर आपको रीजनिंग, मैथ, जनरल साइंस और जीके की क्लासें अवेलेबल करवाई जा रही हैं, लेकिन मेरे इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस की क्लासें मिलेंगी। चैनल का नाम है मेरा HR स्टडी पॉइंट, जिसपे मेरी पिक भी लगी हुई है, तो वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसको बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं आप लोगों के सामने डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और आप लोगों का प्यार यूं ही यदि हमारे साथ बना रहा तो हम लोग आप लोगों के लिए बहुत अच्छे और ज्यादा अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखो दोस्तों, जो ह्यूमन सिस्टम की मैं बात कर रहा था आप लोगों से, तो ह्यूमन सिस्टम के अंतर्गत अपन ने पाचन तंत्र पढ़ लिया, श्वसन तंत्र पढ़ लिया, तंत्रिका तंत्र पढ़ लिया, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ लिया। इसके अलावा आपका रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया। अब आपका नेक्स्ट जो सिस्टम में लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के सामने, वो है दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। तो देखो, रियल में आपका टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सामान्य जानकारी में आप लोगों को बता देता हूं, इस जनन तंत्र का नॉलेज हर एक स्टूडेंट्स को होना जरूरी है। एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, तो ये मनुष्य जीवन के लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंस रखता है टॉपिक। तो लेकर के चलता हूं मैं आप लोगों के सामने जनन तंत्र को। तो देखो, जनन तंत्र की यदि बात करें तो बहुत सारे जनन अंग आपस में मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि जनन तंत्र अपन अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र नर मादा में अलग अलग नहीं पढ़ा था अपन ने। जबकि अपन जनन तंत्र की बात करें तो नर का अलग पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र, और मादा का अलग पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र। देखो, पहले मैं बात करता हूं जनन क्या होता है। इस दुनिया में जितने भी प्राणी आपने देखे हैं वो सब अपने समान संतति पैदा करते हैं। जैसे मनुष्य के मनुष्य जैसा बच्चा पैदा होता है, घोड़ी के घोड़ी जैसा बच्चा पैदा होता है, बकरी के जैसा बच्चा पैदा होता है। तो प्रत्येक जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को अपन जनन के नाम से जानते हैं, रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, लेकर के चल रहा हूं मैं आपके सामने इस जनन तंत्र को। बहुत सटीक बातें मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना। मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है। मनुष्य कौन सा प्राणी है दोस्तों? एक लिंगी प्राणी है। अब देखो, ये दो टर्म आपके सामने आ रही है, एक लिंगी आता है और एक द्विलिंगी आता है। एक लिंगी प्राणी होता है, दूसरा द्विलिंगी प्राणी है। तो एक लिंगी प्राणी कौन से होते हैं उनकी अपन बात करते हैं। ऐसे जीव, वे जीव जिनके शरीर पर केवल एक ही जननांग उपस्थित होता है, एक ही जनन अंग उपस्थित होता है, वो सारे एक लिंगी प्राणी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य की अपन बात करें तो मनुष्य में नर जनन अंग नर में होते हैं, जबकि मादा जनन अंग मादा में होते हैं। तो ऐसे जीव जिनमें नर और मादा जननांग अलग अलग जीव में होते हैं उन्हें कहा जाता है एक लिंगी प्राणी। जबकि यदि ऐसे जीव जिनके शरीर पर दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं, एक ही जीव के शरीर पर यदि दोनों जननांग उपस्थित हैं तो उसे कहा जाता है द्विलिंगी। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल आप लोगों को मैं बता रहा हूं वो है दोस्तों केचुआ, फेरेटिमा पोस्थुमा। और यहां से याद रखना, केचुए का क्वेश्चन LDC के पेपर में आया था। बहुत ही सरल सटीक क्वेश्चन पूछा गया था, किसान का परम मित्र कौन है? तो किसान का परम मित्र कौन है दोस्तों?
केंचुआ है, और केंचुए पालन की जो क्रिया होती है वो वर्मी कल्चर कहलाती है। और ये केंचुआ वर्मी कंपोस्टिंग की क्रिया के दौरान वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करता है। वर्मी कंपोस्टिंग की क्रिया के दौरान कौन सी खाद तैयार करता है? वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करता है। इसलिए केंचुआ पालन की क्रिया को कहा जाता है वर्मी कल्चर। तो किसान का परम मित्र कौन है? केंचुआ है, क्योंकि ये किसान को बहुत अच्छी उत्तम क्वालिटी की खाद देता है, जिसको अपन वर्मी कल्चर खाद कह सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। तो ऐसे जीव जिनके शरीर पर केवल एक ही जननांग उपस्थित है, यानी कि नर और मादा दोनों में अलग अलग जननांग उपस्थित होते हैं, वो कहलाते हैं एक लिंगी। और ऐसे जीव जिनके शरीर पर दोनों जननांग उपस्थित है, नर जननांग भी उपस्थित है और मादा जननांग भी उपस्थित है, तो उन सारे जीवों को कहा जाता है दोस्तों द्विलिंगी प्राणी। तो मनुष्य की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अपन ह्यूमन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है दोस्तों? एक लिंगी प्राणी होता है, मतलब नर और मादा जननांग अलग अलग जीव में उपस्थित होते हैं। फिर अपन बात करें तो मनुष्य के अंदर लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। और लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या है? बाहरी जननांगों के आधार पर, बाहरी जननांगों के आधार पर नर और मादा दोनों को आसानी से पहचाना जा सकता है। मतलब बाहरी जननांगों के आधार पर नर और मादा दोनों को आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये तो लड़की है और ये लड़का है, तो ये कहलाता है लैंगिक द्विरूपता। तो मनुष्य में क्या पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, जिसकी वजह से अपन उनको आसानी से पहचान सकते हैं। देखो बड़े ही विशेष पॉइंट की मैं बात करूं तो नर के जो प्राथमिक जननांग होते हैं दोस्तों, नर के प्राथमिक जननांग होते हैं वृषण, वृषण टेस्टिस। बात करेंगे अपन आगे इनकी डिटेल से। तो नर के प्राथमिक जननांग कौन है? वृषण है। और इन वृषण में शुक्र जनन की क्रिया के दौरान, शुक्र जनन की क्रिया के दौरान किनका निर्माण होता है दोस्तों? तो याद रखना शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ध्यान देना, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ हुआ? वृषण में हुआ। शुक्राणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। तो नर का जो प्राथमिक जननांग वो कौन है? वृषण है। और वृषण में शुक्र जनन की क्रिया के दौरान किनका निर्माण हो रहा है दोस्तों? शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। फिर बात करें तो मादा के जो प्राथमिक जननांग होते हैं, मादा के प्राथमिक जननांग होते हैं दोस्तों अंडाशय। जिस प्रकार नर के प्राथमिक जननांग वृषण होते हैं, ठीक उसी प्रकार मादा के प्राथमिक जननांग कौन होते हैं? अंडाशय। और अंडाशय में अंड जनन की क्रिया के दौरान, कौन सी क्रिया के दौरान? अंड जनन की क्रिया के दौरान किनका निर्माण होता है दोस्तों? अंडाणुओं का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो अंडाणुओं का निर्माण कहाँ हो रहा है? अंडाशय में हो रहा है। और अंडाणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? अंड जनन कहलाती है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो रहा है? वृषण में हो रहा है। और शुक्राणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। तो ये छोटी बातें आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो काफी बार पेपर में पूछी जाती हैं। इसके अलावा मैं 2 पॉइंट आपको और बताता हूं। मानव शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका होती है, द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है दोस्तों, वो भी कौन होती है? शुक्राणु होती है। कौन होती है? शुक्राणु। और याद रखना दोस्तों, शुक्राणु हमेशा क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है दोस्तों, वो होती है अंडाणु, ओवम। और याद रखना अंडाणु क्या होता है दोस्तों? अगतिशील होता है, किसी भी प्रकार का मूवमेंट इसके अंदर नहीं होता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु। और शुक्राणु क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु। और ये क्या होती है दोस्तों? अगतिशील है। फिर अपन बात करें तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी जो कोशिका होती है ह्यूमन बॉडी की, वो होती है दोस्तों न्यूरॉन। न्यूरॉन जिसे तंत्रिका कोशिका के नाम से जाना जाता है।
न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। ये अपन नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं, मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है आप लोगों को। तो शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है दोस्तों? न्यूरॉन है। तो ये बेसिक सी बात मैंने आपको जनन तंत्र की बताई है। अब अपन लेकर के चलते हैं नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नर जनन तंत्र की। और नर जनन तंत्र की यदि मैं बात करूं तो नर जननांग आपस में मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं, खूब सारे नर जनन अंग आपस में मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं, उस तंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है नर जनन तंत्र। तो अपना पॉइंट चल रहा है, आप अपने कमर की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, तो आपके स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सारी चीजों का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। देखो नर जनन तंत्र की बात करें तो पता आपको चल चुका है कि बहुत सारे अंग आपस में मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। जनन की डेफिनेशन आपको पता चल ही चुकी है, प्रत्येक जीव अपने समान संतति पैदा करता है, उसे जनन कहते हैं। और नर का मतलब क्या होता है दोस्तों? आदमी होता है। तो देखो नर जनन तंत्र के जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, मैं आपके सामने इनका क्रम लिख रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका वृषण, टेस्टिस। वृषण के बाद की बात करें तो आता है अधिवृषण, एपिडिडेमस। तीसरा आता है दोस्तों शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। चौथा पॉइंट आता है शुक्राशय, शुक्राशय। पांचवा पॉइंट आता है शिश्न। और लास्ट पॉइंट आता है आपका प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके अलावा एक ग्रंथि और आपको याद रखनी है, बार्थोलिन ग्रंथि, सॉरी काउप्रस ग्रंथि, काउप्रस ग्रंथि। यह आपके नर जनन तंत्र के अंग हैं और ये सारे अंग आपस में मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उस तंत्र को कहा जाता है दोस्तों नर जनन तंत्र। तो सबसे पहला पॉइंट आपका वृषण, दूसरा अधिवृषण, तीसरा शुक्रवाहिनी, चौथा शुक्राशय, पांचवा शिश्न, छठवा प्रोस्टेट ग्रंथि और सातवां काउप्रस ग्रंथि। ये नाम आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि काफी बार पेपर में सीधा सा ही क्वेश्चन देता है, निम्न में से नर जननांग का भाग नहीं है, निम्न में से नर जननांग का भाग नहीं है। तो जैसे मान लो एक ऑप्शन में आपको ये दे दिया, दूसरे ऑप्शन में आपको ये दे दिया और तीसरे ऑप्शन में आपको ये दे दिया, चौथा ऑप्शन उसने लिख दिया गर्भाशय, गर्भाशय। तो आपको याद रखना है गर्भाशय नर जनन तंत्र का पार्ट नहीं है, ये मादा जनन तंत्र का भाग होता है। तो ये नाम आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखने हैं, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, शिश्न, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउप्रस ग्रंथि। अब अपन एक एक पॉइंट को लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले अपन पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों वृषण, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पॉइंट से आते हैं, टेस्टिस, टेस्टिस। देखो दोस्तों वृषण की बात करें तो प्रत्येक नर में, याद रखना अपन मादा का जिक्र नहीं करेंगे, यहाँ पर नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक नर में वृषण कितने जोड़ी होते हैं दोस्तों? एक जोड़ी होते हैं। वृषण की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब संख्या की बात करूं तो कितने वृषण होते हैं? दो टेस्टिस होते हैं। कहां स्थित होते हैं? तो याद रखना उदर गुहा से बाहर, उदर गुहा से बाहर एक थैली नुमा संरचना में स्थित होते हैं, और इस थैली नुमा संरचना को कहा जाता है वृषण कोश। क्या कहते हैं दोस्तों? वृषण कोश। तो वृषण कहाँ स्थित है? उदर गुहा से बाहर एक थैली नुमा संरचना में स्थित होते हैं, और इस थैली नुमा संरचना को कहा जाता है वृषण कोश। अब बड़ा देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सर ये एक जोड़ी वृषण नर में उदर गुहा से बाहर क्यों स्थित होते हैं? तो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। देखो उदर गुहा का जो टेम्परेचर होता है वो मनुष्य के शरीर के ताप की जितना ही है, मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वृषण कोश का जो टेम्परेचर होता है वो आपके
उदर गुहा से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ध्यान से सुना इस पॉइंट को। वृषण उदर गुहा में क्यों स्थित नहीं है, ये उदर गुहा से बाहर क्यों स्थित होते हैं? तो वृषण कोश का जो टेम्परेचर होता है वो उदर गुहा के टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो सर टेम्परेचर का क्या लेना देना है? तो याद रखना वृषण के अंदर बनते हैं दोस्तों शुक्राणु। कौन बनते हैं दोस्तों? शुक्राणु। और शुक्राणु निर्माण के लिए जो आवश्यक ताप होता है, शुक्राणु निर्माण के लिए जो आवश्यक ताप होता है वो होता है दोस्तों 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब शुक्राणुओं का निर्माण 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही संभव है, जबकि अपनी उदर गुहा या अपने शरीर का जो टेम्परेचर वो कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए टेस्टिस, नर के टेस्टिस उदर गुहा से हमेशा बाहर स्थित होते हैं। ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके वृषण, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके वृषण हमेशा ही कहां रहते हैं दोस्तों? उदर गुहा में रहते हैं। कुछ जंतुओं के वृषण हमेशा ही कहां रहते हैं दोस्तों? उदर गुहा में रहते हैं। इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को कहा जाता है वृषण गोपीता। वृषण गोपीता। और वृषण गोपीता का मतलब है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो इसे क्या कहा जाता है? वृषण गोपीता या क्रिप्टो ऑर्किडिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। कुछ जंतुओं के वृषण हमेशा उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म या वृषण गोपीता के नाम से इसको जानते हैं। तो सर कौन कौन से ऐसे जीव हैं जिनके टेस्टिस उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं? तो याद रखना हाथी, ब्लू व्हेल, एकीडना, प्लेटिपास और समुद्री गाय। समुद्री गाय याद रखना दोस्तों, हाथी, ब्लू व्हेल, एकीडना, प्लेटिपस और समुद्री गाय, इन सारे के सारे जंतुओं के अंदर जो वृषण होते हैं वो हमेशा ही उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं। अब एक पॉइंट आपको दिख रहा है कि सर आप पढ़ा तो रहे हो नर जनन तंत्र और बात कर रहे हो आप गाय की। तो याद रखना ये गाय नहीं है, ये समुद्री गाय है। और गाय यहाँ पर सारे पुल्लिंग की बातें हो रही है, स्त्रीलिंग की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा अपन पॉइंट की बात करें तो कुछ जंतु ऐसे हैं दोस्तों, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके वृषण जनन काल के समय, मतलब जब उनकी जनन प्रजनन ऋतु आती है तो जनन काल के समय तो कहां आ जाते हैं दोस्तों? वृषण कोश में आ जाते हैं। कहां जाते हैं? वृषण कोश में। और शेष समय, मतलब जब उनका प्रजनन काल नहीं होता है तो शेष समय वृषण कहां स्थित होते हैं? उदर गुहा के अंदर ही स्थित होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट की मैं बात करूं तो वृषण हमेशा ही कहां स्थित है? उदर गुहा में स्थित है। जबकि नर की बात करें, मनुष्य के वृषण की बात करें तो इसके अंदर वृषण हमेशा उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित है, जबकि इन जीवों के वृषण हमेशा ही उदर गुहा में स्थित है। और अब मैं जिन जंतुओं की बात कर रहा हूं उनके वृषण केवल और केवल जनन काल के समय तो वृषण कोश में आते हैं और बाकी सारे टाइम कहां रहते हैं? उदर गुहा के अंदर ही स्थित होते हैं। और इनके एग्जाम्पल आते हैं दोस्तों चूहा, गिलहरी, खरगोश, कुत्ता और बिल्ली। अब देखो आप फिर कहेंगे सर आपने बिल्ली लिख दिया, गिलहरी लिख दिया, तो गिलहरी का मैं गिलहरो तो कर नहीं सकता हूं, बिल्ली का बिलाव तो लिख नहीं सकता हूं, क्योंकि ऐसे वर्ड आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये नर गिलहरी की बात हो रही है और ये नर बिल्ली की बात हो रही है। नर बिल्ली का मतलब जिसको आप बिलाव कहते हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि अपन नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं।
तो कुछ जंतु ऐसे हैं जिनके वृषण जनन काल के समय तो कहाँ आते हैं, वृषण कोष में आते हैं, और शेष समय कहाँ स्थित होते हैं दोस्तों, उदर गुहा में। तो चूहा, गिलहरी, खरगोश, कुत्ता और बिल्ली, इन सभी के जो टेस्टिस है वो जनन काल के समय उदर वृषण कोष में आते हैं और शेष समय कहाँ स्थित होते हैं, उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है आप लोगों के लिए, वृषण की जो क्रियात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक या जो मूलभूत इकाई होती है, उसका नाम आपको याद रखना है दोस्तों, शुक्रजन नलिका, शुक्रजन नलिका। तो वृषण की क्रियात्मक या मूलभूत या संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है, शुक्रजन नलिका को कहा जाता है। मतलब टेस्टिस किससे बने हुए होते हैं, शुक्रजन नलिकाओं से बने होते हैं। जैसे शरीर की मूलभूत इकाई कौन है, कोशिका है। इसी प्रकार श्वसन तंत्र की बात की थी मैंने, श्वसन तंत्र की मूलभूत इकाई कूपिका वाहिनी, उत्सर्जन तंत्र की मूलभूत इकाई नेफ्रॉन नलिका, तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। ठीक उसी प्रकार वृषण की मूलभूत इकाई कौन होती है, शुक्रजन नलिका होती है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो नर जनन तंत्र में इस वृषण के 3-4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और वो क्वेश्चन काफी बार ही पेपर में पूछे जा चुके हैं। जैसे रीट के पेपर में आए हुए हैं 2 क्वेश्चन, तो कौन कौन से आए थे, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, वृषण की जो आंतरिक संरचना होती है, इस वृषण की आंतरिक संरचना में कुछ कोशिकाएं होती हैं। वृषण की आंतरिक संरचना के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है अंतराली, अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं, अंतराली या लीडिंग सेल कहा जाता है। और इन अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा विशिष्ट प्रकार का हार्मोन सीक्रेट होता है, और उस हार्मोन का नाम है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये क्वेश्चन रीट के पेपर में पूछा जा चुका है। मतलब साफ साफ क्वेश्चन आया था, नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किन कोशिकाओं से सीक्रेट होता है, तो वो कौन सी कोशिकाएं दोस्तों, अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। तो वृषण की आंतरिक संरचना में अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा विशिष्ट प्रकार का हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, जिसको टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। और इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कहा जाता है दोस्तों नर या पुरुष विकास हार्मोन, नर या पुरुष विकास हार्मोन। अब नर या पुरुष विकास हार्मोन क्यों कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों, ये हार्मोन नर के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों पर, नर के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों पर क्या करता है साथियों, नियंत्रण करता है। नर के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण का काम किस हार्मोन का है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का है। कहां से सीक्रेट हो रहा है, अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं से सीक्रेट हो रहा है। अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं कहां हैं, तो वो वृषण की आंतरिक संरचना में उपस्थित होती है। नर के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों की बात करूं तो याद रखना 2-3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर पर बालों का अधिक उपस्थित होना, इसके अलावा आवाज का भारी होना, मांसपेशियों का बलिष्ठ होना। ये जो 6 पैक वगैरह बनते हैं ज्यादातर कौन बनाते हैं, जेंट्स बनाते हैं। कार्य दक्षता में अधिक वृद्धि, मतलब कि लेडीज के अपेक्षा ज्यादा कार्य करने में सक्षम कौन होता है, तो वो जेंट्स होता है। तो इन सारे के सारे जो लक्षण है इनको अपन द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। और इन द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों पर कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। फिर अपन बात करें तो वृषण के अंदर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। अब देखो स्पर्म नाम किसका दोस्तों, शुक्राणु का है। तो स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं क्या काम संपन्न करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। और ये क्वेश्चन भी रीट के पेपर में आ चुका है। रीट का मतलब पहले ये आरटेट चला करती थी, आरटेट राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा गया था, वृषण की किन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो वृषण की कौन सी कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती है, स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं करती है।
फिर क्वेश्चन आता है आपका सरटोली कोशिकाओं का। तो सरटोली कोशिकाएं भी कहां स्थित है दोस्तों? वृषण में स्थित है। ये क्या काम करती है सर? तो सरटोली कोशिकाओं का काम है परिवर्धनशील शुक्राणु को, जो शुक्राणु परिवर्धित हो रहे हैं उन परिवर्धनशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है दोस्तों? पोषण प्रदान करती है। तो ये 3 कोशिकाएं आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। वृषण की आंतरिक संरचना में अंतरालीय लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके द्वारा स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जिसे नर या पुरुष विकास हार्मोन कहा जाता है, और ये नर के गौण लैंगिक लक्षणों पर कंट्रोल करता है। जबकि वृषण की स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है, और सरटोली कोशिकाएं क्या काम संपन्न करती हैं दोस्तों? ये परिवर्धनशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम संपन्न करती हैं। ये इतनी बातें आपको टेस्टिस की याद रखनी है। और टेस्टिस के बाद जो आपका पॉइंट आ रहा है वो है दोस्तों अधिवृषण, एपिडिडेमस। ध्यान से सुनना, इसके भी 2 पॉइंट बड़े अच्छे हैं। वृषण में इनका निर्माण हुआ दोस्तों, शुक्राणुओं का निर्माण हुआ है। तो याद रखना, शुक्राणु का निर्माण किसमें हुआ है? वृषण में। लेकिन सर ये अधिवृषण क्या काम करता है? तो अधिवृषण क्या करता है दोस्तों? शुक्राणुओं का संग्रहण करता है, शुक्राणुओं का संग्रहण करता है। जैसा कि एक पॉइंट में आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, पाचन तंत्र का पित्तरस का निर्माण कहां हुआ था? लीवर में हुआ था। लेकिन पित्तरस का संग्रहण किसमें होता है? तो वो पित्ताशय में होता है। ठीक उसी प्रकार शुक्राणु का निर्माण कहां हुआ? वृषण में हुआ। और शुक्राणुओं का संग्रहण कौन करता है? अधिवृषण करता है। यदि इस अधिवृषण की लंबाई की बात की जाए तो नर में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है, कुंडलित संरचना होती है, तो लंबाई याद रखनी है 6 मीटर। इसके अलावा ये क्या काम करता है? तो ये शुक्राणुओं को निषेचन के योग्य बनाता है। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुक्राणुओं को निषेचन के योग्य कौन बनाता है? तो वो बनाता है आपका एपिडिडेमस। और शुक्राणुओं को निषेचन के योग्य बनाने की है प्रोसेस कहलाती है योग्यतार्जन। योग्यतार्जन, कैपेसिटेशन। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। शुक्राणुओं को निषेचन के योग्य कौन बनाता है? अधिवृषण बनाता है। अधिवृषण क्या काम कर रहा है? शुक्राणुओं का संग्रहण कर रहा है। लंबाई कितनी है? 6 मीटर। और इसका जो मेन वर्क है वो है योग्यतार्जन या कैपेसिटेशन। मतलब ये परिवर्धनशील शुक्राणुओं को क्या करता है? निषेचन के योग्य बनाता है। इनको यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है कि तेरे को अंडाणु को इस प्रकार से निषेचित करना है। अब देखो, ये नाम लिखा हुआ है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, स्कूल बसों की बात करूं तो स्कूल बसों के ऊपर एक नाम लिखा हुआ होता है बाल वाहिनी। और बाल वाहिनी का मतलब क्या दोस्तों? जो बालकों को लेकर के जाती है। वाहिनी का मतलब लाना, ले जाना। शुक्र का मतलब शुक्राणु। उधर बाल वाहिनी की बात करें तो बाल का मतलब बच्चे हो गए, वाहिनी का मतलब ले जाना। तो वो बाल वाहिनी बच्चों को लेकर के जाती है। तो शुक्र वाहिनी किसको लेकर के जाएगी? शुक्राणुओं को लेकर के जाएगी। तो याद रखना, इनकी संख्या भी कितनी होती है दोस्तों? एक जोड़ी होती है। लंबी पतली नलिकाएं होती हैं, और इन एक जोड़ी लंबी पतली नलिकाओं का काम क्या है? ये क्या काम संपन्न करती है? अधिवृषण से शुक्राणुओं को याद रखना दोस्तों, कहां पहुंचाती हैं? शुक्राशय में पहुंचाने का काम संपन्न करती है। तो याद रखना, एक जोड़ी शुक्रवाहिनी है, और इस एक जोड़ी शुक्रवाहिनी के काम की यदि बात करें तो अधिवृषण में जो शुक्राणु संग्रहित हैं, उन अधिवृषण से शुक्राणुओं को कहां पहुंचाती है दोस्तों? शुक्राशय तक पहुंचाने का काम किसका है? आपकी शुक्र वाहिनियों का है। फिर शुक्राशय की बात करें तो शुक्राशय को कहा जाता है शुक्र आशय। शुक्र आशय मतलब ये शुक्राणुओं का आशय स्थल है। इसके अलावा ये क्या काम करता है? तो शुक्राशय का काम क्या है? ध्यान से सुनना इस बात को। शुक्राशय के द्वारा शुक्र तरल पदार्थ स्रावित होता है।
क्या स्रावित होता है दोस्तों? शुक्र तरल पदार्थ। किसके द्वारा? शुक्राशय के द्वारा। और ये शुक्र तरल पदार्थ क्या करता है? ये वीर्य या सीमेन का 60 से 80% भाग तैयार करता है। अब वीर्य या सीमेन क्या होता है? तो नर के जननांग यानी कि नर जननांगों से निकलने वाला जो सफेद तरल गाढ़ा पदार्थ होता है उसे अपन सीमेन कहते हैं, वीर्य कहते हैं। उस वीर्य के अंदर शुक्राणु उपस्थित होते हैं जो कहां से आ रहे हैं? आपके टेस्टिस से आ रहे हैं। तो वीर्य या सीमेन का लगभग 60 से 80% भाग कौन तैयार करता है? शुक्र तरल पदार्थ। और शुक्र तरल पदार्थ किससे सीक्रेट हो रहा है? शुक्राशय से सीक्रेट हो रहा है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो शुक्राशय को नर में मादा की अंडवाहिनी का अवशेष माना गया है। अंडवाहिनी का क्या माना गया है दोस्तों? अवशेष माना गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है। किस नर जननांग को या किस मादा जननांग को नर में मादा की अंडवाहिनी का अवशेष माना गया है? तो वो कौन? आपका शुक्राशय है। अब याद रखना, यहां से शुक्राणु और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और शिश्न की भी बात करूं तो इसके भी 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। शिश्न या पेनिस, इसकी भी बात की जाए तो नर का जो मैथुनी अंग होता है, सेक्स जो ऑर्गन होता है, मैथुन क्रिया जिस अंग के द्वारा संपन्न की जाती है उसे कहा जाता है शिश्न। याद रखना, बेलनाकार स्पंजी उत्तकों से बनी हुई संरचना होती है, संयोजी स्पंजी उत्तकों से बनी हुई बेलनाकार संरचना होती है जिसे मैथुनी अंग के नाम से जाना जाता है। और इस पेनिस का आगे वाला भाग कुछ उभरा हुआ होता है और उस उभरे हुए भाग को कहा जाता है, उभरा हुआ भाग, उभरे हुए भाग को कहा जाता है दोस्तों शिश्न मुंड। क्या कहते हैं? शिश्न मुंड के नाम से जानते हैं। तो शिश्न की बात करें, पेनिस की भी बात की जाए तो नर का मैथुनी अंग होता है, ये स्पंजी उत्तकों से बनी हुई बेलनाकार संरचना होती है। और इस पेनिस का अग्रभाग उभरा हुआ होता है, इस उभरे हुए भाग को कहा जाता है शिश्न मुंड। इसके अलावा पेनिस के अंदर कुछ रक्त कोटर उपस्थित होते हैं जिसके अंदर रक्त आता रहता है, जाता रहता है। जब रक्त इनके अंदर भर जाता है, शिश्न कोटर में जब रक्त भर जाता है तो पेनिस ऊर्ध्व हो जाता है, सख्त हो जाता है। और जब इसमें से ब्लड निकल जाता है तो ये शिथिल अवस्था में आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें तो बड़े 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। शिश्न को मादा की योनि के समजात माना जाता है। मादा की योनि के समजात किसको माना जाता है? शिश्न को माना जाता है। जबकि शिश्न मुंड को मादा की क्लाइटोरिस के समजात माना जाता है। शिश्न को मादा की योनि के समजात अंग माना गया है और शिश्न मुंड को मादा की क्लाइटोरिस के समजात अंग माना गया है। फिर अगला जो पॉइंट आता अपना वो है प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि के भी 2 क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और वो कौन कौन से हैं ध्यान से सुनना। प्रोस्टेट ग्रंथि, एक बात का विशेष आप याद रखना, नर जनन ग्रंथि हो चाहे मादा जनन ग्रंथि हो, इन सारी की सारी जनन ग्रंथियों के द्वारा हमेशा क्षारीय तरल पदार्थ स्रावित होता है। कौन स्रावित होता है दोस्तों? क्षारीय तरल पदार्थ। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा भी क्षारीय तरल पदार्थ सीक्रेट होता है। और ये क्षारीय तरल पदार्थ वीर्य या सीमेन का शेष 20 से 40% भाग तैयार करता है। अभी मैंने आपको बताया कि सीमेन का 60 से 80% भाग कौन तैयार कर रहा था? तो वो कर रहा था आपका शुक्राशय। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। सीमेन का 60 से 80% भाग तैयार करता है शुक्राशय और शेष 20 से 40% भाग कौन तैयार करता है दोस्तों? तो वीर्य या सीमेन के द्वारा, वीर्य या सीमेन का 20 से 40% भाग प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा तैयार होता है। इसके अलावा अपन बात करें तो इस प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाने वाले क्षारीय तरल पदार्थ में स्पर्मिन उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है? स्पर्मिन। और ये स्पर्मिन क्या करता है? शुक्राणुओं को
शुक्राणुओं को जीवाणुओं के संक्रमण से बचाता है। किससे बचाता है? जीवाणुओं के संक्रमण से। तो ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुक्राणुओं को जीवाणुओं के संक्रमण से कौन बचाता है? स्पर्मिन बचाता है। कहां से सीक्रेट हुआ है? प्रोस्टेट ग्रंथि से सीक्रेट होता है। फिर बात करें काउप्रस ग्रंथि की, तो काउप्रस ग्रंथि के द्वारा भी क्षारीय चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। क्षारीय चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, और ये क्षारीय चिपचिपा पदार्थ क्या करता है दोस्तों? मूत्र मार्ग की अम्लीयता को उदासीन करता है। मूत्र मार्ग की अम्लीयता को क्या करता है दोस्तों? उदासीन करता है। तो ये आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि और काउप्रस ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा क्षारीय तरल पदार्थ सीक्रेट हुआ, जो वीर्य या सीमेन का 20 से 40% भाग तैयार करता है। इस क्षारीय तरल पदार्थ में स्पर्मिन उपस्थित होता है, जो शुक्राणुओं को जीवाणुओं के संक्रमण से बचाता है। क्योंकि यदि जीवाणुओं के द्वारा शुक्राणु संक्रमित हो गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा काउप्रस ग्रंथि की बात करें तो ये क्षारीय चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट करती है, जो मूत्र मार्ग की अम्लीयता को क्या करता है दोस्तों? उदासीन करता है। तो ये था आपका नर जनन तंत्र। नेक्स्ट वीडियो की अपन बात करें तो उसके अंदर अपन डालेंगे दोस्तों मादा जनन तंत्र। देखो, इस जनन तंत्र के अंतर्गत 2-3 वीडियो आप लोगों के सामने डाले जाएंगे। एक वीडियो के अंदर अपन नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, एक वीडियो के अंदर अपन मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे, और एक वीडियो के अंदर अपन नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के कंबाइंड स्पेशल पॉइंट पढ़ेंगे, जहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों के साथ मैं यूं ही बना रहूंगा। यदि आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा व्यू दिखाएंगे तो आप लोगों को और अच्छा मटेरियल देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरा इंतजार कीजिए। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।